पहले एनालिटिका आयुर्वेदा चैनल पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति यशस्वी कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा जी का स्वागत। साथ ही आप सब दर्शकों का एनालिटिका आयुर्वेदा पर बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपको पता है कि एनालिटिका आयुर्वेदा चैनल पर समय समय पर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं उनके आधार पर उनका विचार विनिमय विश्लेषण करने का प्रयास हम करते हैं। आज एक बहुत सुखद संयोग है कि मैं स्वयं एक शैक्षणिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के प्रांगण में उपस्थित हूँ और हमने अपने यशस्वी कुलपति महोदय से अनुरोध किया कि युवा वर्ग मतलब जो अध्येता हैं, बीएमएस कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और बड़े अच्छे मतलब शिक्षक हैं और इवन जो आयुर्वेदा चिकित्सक भी हैं, सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत यहाँ के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा जी अपने आप को उस रूप में स्थापित कर चुके हैं। मित्रों, एक बात होती है जहाँ व्यक्ति किसी अपने पद पे आके जाना जाता है और पद उसका समाप्त हुआ, कार्यकाल समाप्त हुआ और उस व्यक्ति को लोग विस्मृत कर देते हैं। लेकिन आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे व्यक्तित्व से कराएंगे जिन्होंने जिस संस्था में आए, और मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर की, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्वायत्त संस्था है, जहाँ पर उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे क्रांतिकारी आमूलचूल व्यवस्था में परिवर्तन वाले ऐसे परिवर्तन किए कि वह एक इस समय आदर्श प्रशासक, आदर्श कुलपति के रूप में जाने जाते हैं। आप किसी भी संस्थान के अगर वर्किंग कल्चर को, वर्किंग पैटर्न को बदलने में सफल हो जाते हैं और सबको एक साथ लेकर के आयुर्वेद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने के लिए उत्साहित करते हैं और सदैव उनके साथ खड़े नजर आते हैं, तो यह एक आपकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता है। एंड प्रोफेसर संजीव शर्मा इज accumulative picture of all these quality characters of a good administration, a good clinician, and of course an academician. तो कौन है प्रोफेसर संजीव शर्मा? आपने तो कुलपति सुन लिया, लेकिन मैं थोड़ा आपको और पीछे ले चलता हूँ। 2 जून 1964 ग्राम टिकरी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में जन्मा एक बालक अपनी प्रारंभिक अध्ययन की प्रक्रिया अपने गांव के स्कूल में पूरी करते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कॉलेज पोखरौला में एडमिशन लेते हैं 1980 1980 that was a pre-Ayurveda course, and he completed with the awards and the medals his UG into the 1981. and अब आप ये देखिए, टिकरी से पोखरौला, लेकिन सपने उद्देश्य कितने बड़े बड़े कि नहीं हमको हायर स्टडीज करनी है और वो जामनगर पहुंचते हैं। तत्कालीन समय से मेरा आशय है 1986-87 का पीरियड, आप कह सकते हैं कि उनका एडमिशन बैच जो है वो उन्होंने अपनी पीजी पूरी की गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के IPGTR, जो आज की तारीख में ITRA है, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, और आज इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बना हुआ है, आयुर्वेद का एकमात्र इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो वहाँ के प्रोडक्ट हैं प्रोफेसर संजीव शर्मा जी अपने पीजी अध्ययन के दौरान, और 1991 में पूरा करते ही उनको हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनकी योग्यता को पहचाना और उन्हें चिकित्सा अधिकारी के पद पर 6 फरवरी 1992 को नियुक्त किया। और यह यात्रा एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में ही नहीं रुकी, तो उनकी विलक्षण शिक्षण क्षमता को भी गवर्नमेंट ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहचाना और उन्हें तत्कालीन प्रभाव से मात्र कुछ महीनों के बाद ही 12 अगस्त 1992 को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कॉलेज पोखरौला में उन्हें लेक्चरर अपॉइंट कर दिया। और जो वहाँ से जर्नी शुरू हुई शिक्षण जगत में, प्रोफेसर
संजीव शर्मा जी की, वो एक डायरेक्टर के रूप में एनआईए जयपुर में आए 15 सितंबर 2016 को, और उन्होंने क्या किया, कैसे किया, आज ये चर्चा का विषय है। संपूर्ण भारत में, ऑल अक्रॉस इंडिया पीपल आर टॉकिंग हाउ टू ट्रांसफॉर्म एन इंस्टीट्यूट, व्हाट आर द experiences required, what are the methodology to transform the working culture of the institute, not only the infrastructure but the working culture of an institute। और बड़े सौभाग्य की बात है कि उनके कार्यकाल में ही 9 नवंबर 2022 को इस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ, और तब से यह संस्थान निश्चित रूप से और अधिक गति से विकास की ओर अग्रसर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद जी, धन्यवाद। तरफ से, हमारी तरफ से। और आज जो मैं सर आपके सामने कुछ प्रश्न तो मैं नहीं कहूँगा, ये है कि आपके विचार जानना चाहते हैं, जिससे कि युवा वर्ग उत्साहित हो और अपने आप को माने कि उसका भविष्य एक सुरक्षित हाथ में है। तो ये तो हमने एक परिचय, छोटा सा फैक्चुअल जिसको बोला जाए कि तारीखों वाला परिचय दिया कि किस तारीख में क्या हुआ जी। लेकिन सर, हम ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि पपरौला से शुरू हुई यात्रा जयपुर के इस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की व्यवस्था परिवर्तन कराते हुए कुलपति पद पर आपके स्वरों में, आपके शब्दों में कैसे इसका आप अनुभव बताएंगे? धन्यवाद आनंद जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। यात्रा, जैसे आपने बात करी कि पपरौला राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में, और उसके बाद वहाँ पर एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में, और फिर एक प्राध्यापक के रूप में वहाँ से हमने यात्रा शुरू की। बहुत सुखद यात्रा थी, और ये शुरू से ही भगवान का कुछ आशीर्वाद रहा कि जहाँ भी रहे, जिस पद पे रहे, जिस स्थिति में रहे, उस पर ये कुछ कर गुजरने की एक जो लालसा थी वो हमेशा रहती थी आनंद जी। इसी कारण से शायद आगे बढ़ पाए, और आप जैसे मित्रों का, गुरुजनों का, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा रहा, और उस कारण से मैं आगे बढ़ पाया। पपरौला में जब मैंने चिकित्सा अधिकारी के रूप में मैंने वहाँ कार्य ग्रहण किया, तो मैंने क्योंकि मैं शल्य चिकित्सक हूँ, शल्य तंत्र से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो शल्य की जो एक विधा थी उसको आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा मन में ख्वाब था, सपना था, और उसी में हम लग गए। अब शल्य तंत्र में, आयुर्वेदिक शल्य तंत्र में, क्यों बहुत सारे, आपको पता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे रुकावटें आती हैं, चाहे वो लीगल हर्डल्स हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, या समाज में एक्सेप्टेंस को लेकर के हो, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन लोगों का बहुत सहयोग मिला, सरकार का सहयोग मिला, साथियों का सहयोग मिला, और ख़ास करके जो रोगी थे उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला। और एक आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक्स में और ट्रॉमा में एक अलग से स्पेशलिटी वहाँ पर मैंने शुरू की। मुझे याद है कि जब मैंने 6 फरवरी 1992 को मैंने ज्वाइन किया था, और मुझे 7 फरवरी को ओपीडी दी थी, तो इस क्षेत्र में, आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक्स और ट्रॉमा में 0 ओपीडी होती थी। एक चेयर टेबल दे दिया गया और स्थान दे दिया गया, लेकिन धीरे धीरे इतना वो सैलाब रोगियों का बढ़ता गया कि जब मैं यहाँ जयपुर में उस स्थान को छोड़ करके प्रोफेसर के रूप में वहाँ पर था, और यहाँ निदेशक रूप में आया, डायरेक्टर के रूप में आया, तो लगभग 150 की ओपीडी मेरी वहाँ पर रोज की थी। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन वहाँ पर हुआ, यानी टोटल जितने वहाँ रोगी आते थे उसमें लगभग 25-30% सिर्फ जो अस्थि संधि रोग की ओपीडी थी उसी का योगदान रहता था, जो आज भी अनवरत वहाँ पर उसी तरह से लगभग चल रहा है। तो ये परिणाम था एक लगातार एक क्षेत्र में मेहनत करने का, एक ईमानदारी से मेहनत करने का, और समाज के साथ जुड़ने के कारण ये सब कुछ संभव हो पाया। क्योंकि समाज के साथ जुड़ना, लोगों के साथ जुड़ना, पब्लिक में पहुंच बनाना, पैठ बनाना, ये बहुत आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक अस्थि रोग विशेषज्ञ के रूप में लोग मुझे जानने और पहचानने लगे,
और उसी रूप में आज भी मुझे भारतवर्ष में आयुर्वेद के क्षेत्र में लगभग जाना जाता है और उसी विशेषज्ञता को लेकर के कई तरह जगह पर कई मेरे सेवाओं का प्रयोग कई स्तरों पर कई संस्थानों के द्वारा भी लिया गया, भारत सरकार के द्वारा भी लिया गया। तो ये वहाँ की यात्रा थी। वहाँ मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में ज्वाइन हुआ 1992 में, जैसा कि आपने बताया। और ये 24 साल की वहाँ सेवाएं प्रोफेसर पद तक मैंने दी और मैं 12 सितंबर 2016 को वहाँ से यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में निदेशक पद पर नियुक्त हुआ। तो वहाँ से मैंने कार्य जो है वहाँ पर त्याग किया और यहाँ पर फिर मैंने निदेशक के रूप में 15 सितंबर 2016 को निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में कार्य ग्रहण किया। यहाँ बहुत सुखद अनुभव रहा। हालांकि जब मैंने यहाँ कार्य ग्रहण किया, ज्वाइन किया, तो दिस वाज एंटायरली न्यू प्लेस फॉर मी। बहुत कम लोग मुझे जानते थे और मैं बहुत कम लोगों को जानता था। सिर्फ 2-4 लोग ऐसे थे जिनको मैं जानता था या पहले मिला था। पूरी फैकल्टी, पूरे स्टूडेंट्स, पूरा स्टाफ ना मुझे जानते थे ना मैं किसी को जानता था। अब ये आनंद जी, ये दोनों तरह की बात है कि ये सुखद पहलू भी था, दुखद पहलू भी था। दुखद तो ये था कि एक बिल्कुल एक ऐसे वातावरण से मैं आया था जहाँ सब लोग मुझे पहचानते थे, यहाँ कोई नहीं पहचानता था। लेकिन सुखद ये था कि यहाँ जितने लोग थे उनके लिए मैं एक नया व्यक्ति था। नए व्यक्ति के प्रति आपको चाहे नया व्यक्ति हो, नया सरकार हो, कोई दुर्भावना नहीं होती है। तो उसका शायद मुझे एक अच्छा लाभ मिला और किसी के प्रति ना मेरी दुर्भावना थी, यानी जिसको बायस कहते हैं, और ना उनकी मेरे प्रति कोई दुर्भावना या बायस था। तो ये एक बहुत अच्छा मेरे लिए रहा कि वो एक ऐसा समय था कि मैं यहाँ पर अपने आप को स्थापित कर पाया। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो लोगों का, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा सहयोग मुझे मिला और ऊपर से आयुष मंत्रालय भारत सरकार का और मेरे आप जैसे साथियों का, सहयोगियों का सभी जगह से बहुत सहयोग मिला। और उस कारण से हम ये संस्थान की यात्रा उस समय से हमने आगे शुरू की। देखिए, इस संस्थान का एक इतिहास रहा है कि ये संस्थान सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा है। मैं ये कहूँ कि मैंने आकर के कोई यहाँ परिवर्तन कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो प्रगति चल रही थी उसी में मैंने अपना जो अंशदान है, अपना जो योगदान है, अपनी आहुतियाँ देनी शुरू कर दी, जो आज तक चल रही हैं। और फिर एक सपना लेके चले थे कि इसको, इस संस्थान को, क्योंकि इतना बड़ा संस्थान है, भारत सरकार का संस्थान है, एपेक्स इंस्टीट्यूट है, ऑटोनॉमस है, तो क्यों ना इसको विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जाए। क्योंकि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कोई भी ये यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय नहीं था। तो एक उसके लिए योजना तैयार की। उस योजना को हमने लगभग 4550 पेज का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था। और जब हमने अप्लाई किया आनंद जी, तो वो रिजेक्ट हो गया। वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक डिसअपॉइंटिंग डे, डिसहार्टनिंग था कि इतनी भारी मेहनत, कम से कम मेरे 20-25 स्टाफ मेंबर लगातार दिन रात मेहनत कर रहे थे, डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, हम बहुत उत्साहित थे। लेकिन वो जब रिजेक्ट हो गया, 9-10 महीने की मेहनत, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, तो निश्चित रूप से उससे मन प्रभावित हुआ। लेकिन मन प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन आहत नहीं हुआ। हम पीछे नहीं हटे। हमने दोबारा से वही एक्सरसाइज शुरू कर दी। और दोबारा से एक्सरसाइज करने से ये हुआ कि हमें फिर इस संस्थान को मानद विश्वविद्यालय के, यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया। और ये जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, ये 9 नवंबर 2020 को विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। और बहुत हर्ष की विषय ये है कि देश के प्रधानमंत्री महोदय ने इस संस्थान को आयुर्वेदा डे से एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, 13 नवंबर 2020 को खुद अपने हाथों से इस संस्थान को देश के लिए, जनता के लिए, या राष्ट्र के लिए समर्पित किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक देश का शीर्ष नेतृत्व जो है इस संस्थान को पहचान रहा है और उन्होंने इसको खुद समर्पित किया। और तब से हमारा भी जो उत्साह है उसका वर्धन हुआ और अब हम एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो चुके हैं। और जैसा आपने बताया भी कि 9 नवंबर 2022 को मुझे कुलपति के रूप में यहाँ पर चयनित किया और मैंने कार्यभार ग्रहण किया। और मैं एक और आज एक सूचना आपसे जो है साझा करना चाहता हूँ कि आज हमने अपने पीजी का इस यूनिवर्सिटी का पहला बैच आउट कर दिया। आज रिजल्ट उसका डिक्लेयर कर दिया है। तो आज हम
मतलब पहला बैच यूनिवर्सिटी के रूप में आज निकाल चुके। तो ये एक छोटी सी यात्रा थी जो पपरोला से यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान तक ठहरती है आकर के। आगे देखें आगे क्या होता है। ये तो सर आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि आप इसको एक छोटी यात्रा कह रहे हैं, आपकी सदा सहता है और आपकी उच्च विचारधारा है। जैसा कि साथियों आपने जरूर नोट किया होगा सुनते समय कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, उस भावना से सर ने वहाँ काम किया, समाज ने साथ दिया और एक बहुत बड़ी बात कही, एक विशेष क्षेत्र में कार्य किया, उस विशेष क्षेत्र में अपने आप को समर्पित कर दिया और पूरे भारत में उस विशेष विशेषज्ञ अस्थि शल्य चिकित्सा के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो आपको भी यह एक सूत्र वाक्य है कि मन में, जैसा कि अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नाम सर ने कोट किया, तो वो भारत की युवा शक्ति को तो लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि मोदी की गारंटी, युवा शक्ति का उत्साहवर्धन, फिर उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि युवा बड़े बड़े सपने देखें। उनका ये 3 दिन पहले का स्टेटमेंट है एक युवा कार्यक्रम में, और वही मैं रिपीट कर रहा हूँ शब्द सर कि भारत का युवा बड़े बड़े सपने देखने की आदत डाले और उनको पूरा करें। आज आपके सामने एक बड़े बड़े स्वप्न देखने वाले पपरोला के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव शर्मा आज इस विश्वविद्यालय के प्रथम फाउंडर वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर संजीव शर्मा। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। अब एक हमारी पीढ़ी के लिए, ये तो युवाओं के लिए हुआ, आपने अभी बात बताई सर कि आपको यहाँ कोई नहीं जानता था, तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट था आपके लिए। फिर भी सर हम सभी लोग आयुर्वेद में हैं और आयुर्वेद के विकास के लिए ही सभी लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो जी, किसी भी दायित्व में हो, वो उसको एक ही इच्छा होती है कि आयुर्वेद का विकास हो, और वो भी इस युग में जब माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधे आपने उसको बहुत अच्छे शब्दों में रेखांकित किया कि इस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को एक भारत का शीर्ष नेतृत्व ने पहचाना, और वो निरंतर आप पूरा देखिए तो जब से वो प्रधानमंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं, आयुर्वेद की महत्ता को निरंतर नए नए आयाम पर पहुंचाते चले जा रहे हैं। उसमें ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना है और बहुत सारी उपलब्धियां हैं। सर एक हम लोगों के लिए लेसन कि यहाँ जो आपको प्रशासनिक अड़चने आई, मैं एक और भी जोड़ूंगा कि थोड़ी सामाजिक अड़चन भी आई होगी, थोड़ा अस्तित्व का भी प्रश्न कहीं बना होगा, क्योंकि देखिए ये तो एक खुला रहस्य है, ओपन सीक्रेट है कि हर संस्था में कुछ न कुछ मठाधीशी होती है, कुछ न कुछ लोग होते हैं जो कि परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, मैं ये कहना चाहता हूँ जी। लेकिन उनकी कार्य संस्कृति के परिवर्तन को सर आपने कैसे बदला, सबके अंदर एक कैसे ये भावना उत्पन्न की कि आप आयुर्वेद के लिए हैं, व्यक्तिगत स्वार्थों को थोड़ा किनारे रखिए, इस पर सर आपके विचार लोग जानना चाहेंगे। साथ ही कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक और कुलपति के रूप में वह कौन सी योजना थी जिसको लेकर के आप चले और इस मुकाम तक पहुंचे? जी आनंद जी, जहाँ तक आपने जैसे कहा कि हर संस्थान की, हर क्षेत्र की एक विशेषता रहती है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग होता है, और वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है परिवर्तनों को स्वीकार ना करें। लेकिन मेरा सौभाग्य ऐसा रहा, मैं इसको सौभाग्य कहता हूँ, कि मुझे यहाँ ऐसा नहीं लगा कभी, किसी समय किसी भी क्षण ऐसा नहीं महसूस हुआ कि कोई इस तरह के कोई ऐसे लोग हों जो स्वीकार नहीं करते हों, बल्कि लोगों ने बड़े खुले मन से मुझे स्वीकार भी किया और मेरा सहयोग भी किया। इसके लिए मैं उन सब लोगों का धन्यवादी। बहुत सारे वरिष्ठ लोग मेरे सामने जो कार्यरत थे वो अब सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, लेकिन उनमें जो ज्ञान था, उनमें कार्य करने की जो क्षमता थी, शायद उसका सदुपयोग नहीं किया गया था। लेकिन जब मैंने उसको ज्वाइन किया, तो इस संस्थान को ज्वाइन किया, तो सब लोगों ने मुझे बहुत बड़ा सहयोग दिया है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। तो चाहे फिर वो स्टाफ हो, मतलब टीचिंग स्टाफ हो, स्टूडेंट्स हों, या दूसरा नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सबका भरपूर सहयोग इसमें मुझे मिला है, और इसीलिए शायद हम थोड़ा बहुत आगे जो बढ़ पाए हैं वो बढ़ पाए हैं। और जहाँ तक बात है कि संस्थान के लिए क्या सपना था, संस्थान के लिए जो सपना था, यह एक हमारी कल्पना है संस्थान की, ये देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे अग्रणी, सबसे बढ़िया, सिर्फ अग्रणी ही नहीं, सबसे बढ़िया आयुर्वेद के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान का संस्थान होना चाहिए।
और उसके लिए ही हम सब प्रयासरत हैं और उसी दिशा में हम लगातार प्रयास साझे मिलकर सभी लोग कर रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और मूल मंत्र हमने यही समझा कि उनकी योग्यता का उपयोग करना। जी। जो लोग कि कहीं से भी किसी भी कारण से नेग्लेक्टेड थे या स्वयं में कार्य करने के उत्सुक नहीं थे, उन सबको बुलाना, बैठाना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, क्योंकि वरिष्ठ लोग थे, और उनको इस तरह से कहना कि हाँ आप संस्था के लिए कार्य करिए। सर, ये आप जैसा इस सरल स्वभाव का व्यक्ति कर सकने में सक्षम हो सका। तो सर, अभी आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हाँ मुझे याद आ रहा है, अभी 26 फरवरी को मैंने PIB पर एक प्रेस रिलीज पढ़ी जिसमें आपके संस्थान का MOU थाईलैंड की किसी संस्था के द्वारा हो रहा है और जी हो गया वो उसके होने के साक्षर की प्रतियां या खबर वहां पर दी गई थी। जी। तो निरंतर विकास तो सर आप कर रहे हैं। अब सर एक बात आती है, और मैं भी इतना सौभाग्यशाली रहा हूँ कि आपका स्नेह मुझे प्राप्त है। हम जब यहाँ फरवरी में आए थे, फरवरी 2023 में रसशास्त्रीय कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं आपके साथ गया था शरीर रचना की लैब में, शरीर क्रिया की लैब में, आपकी लैबोरेटरी के लैब में, फिर जो आपकी वो देखे कि बिना नींव की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो सारी चीजें हैं, या गेस्ट हाउस जो बना, इस जो बिल्कुल कायाकल्प राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का आपने किया जी। तो जो आपने किया, जिसके लिए आपने कहा कि आयुष मंत्रालय से आपको धन मिला, और ऐसी ढेरों योजनाएं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इस समय उनकी अवस्था क्या है? देखिए, संस्थान कोई भी हो, उसको उसकी जो उन्नति है वो सर्वोन्मुखी होनी चाहिए और सभी तरह से होनी चाहिए। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन, मटेरियल और मशीन, ये सब कुछ आ जाता है। चाहे एकेडमिक एनवायरनमेंट है, चाहे हमारे क्षेत्र की बात करें तो पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ हैं, रिसर्च है, सभी जगह हमारी उन्नति होनी चाहिए। हम सिर्फ एक दिशा में, एक वर्टिकल में बढ़ते जाएंगे, हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही खड़ा करते जाएं लेकिन उसका यूज़ ना हो, वो भी गलत है, या फिर यूज़ करने वाले ना हो, वो भी गलत है। मैन पावर तो रख लें लेकिन वो कॉम्पिटेंट ना हो। तो ये हमने ये ध्यान रखने की कोशिश की है कि हम सभी दिशाओं में प्रयासरत रहें कि हम इसमें उन्नति करें। और एक मेरा सिद्धांत जो मन में मैं रखता हूँ, जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, कि कहीं भी आपने, चाहे वो आप परिवार में हो, आप रिश्तेदारी में हो, समाज में हो, संस्थान में हो या देश में हो, वर्किंग कल्चर, वर्किंग एटीट्यूड एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, ये 3 वर्किंग स्फीयर जो हैं ये बहुत जरूरी है। आपका वर्किंग एटीट्यूड तो है, लेकिन अगर आपको वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, या वहाँ जहाँ आप जाते हैं आपके पास वहाँ बहुत अच्छा संस्थान है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, लेकिन वहाँ वर्किंग कल्चर ही नहीं है, तो मतलब काम नहीं हो सकता। इसलिए ये मेरी प्रशासक के रूप में एक जिम्मेवारी है कि मैं एक वर्किंग कल्चर भी यहाँ करूँ, लेकिन उससे पहले मैं वर्किंग एनवायरनमेंट बनाऊँ। और वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जिस व्यक्ति को, जिस विशेषज्ञ को चाहिए, वो हम पूरा करने की कोशिश करें। वो कंफर्टेबल हो, उस स्थान पर काम करने के लिए कंफर्टेबल हो और बिना किसी स्ट्रेस के हो। अगर आप किसी कर्मचारी के अंदर, किसी अधिकारी के अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं, तो वो फिर समझिए कि वो बर्नआउट हो जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए तो आपका सहयोग करेगा, लेकिन उसके बाद वो हो सकता है कि वो हॉस्टाइल हो जाए, विद्रोह कर जाए। तो आप मेरे, हाँ, हो जाता है विद्रोह। कई तरह के होते हैं कि काम नहीं करना। तो आप आज हमारे संस्थान में पधारे हैं और आप किसी भी मेरे कर्मचारी अधिकारी से पूछ सकते हैं कि क्या वो कहीं स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हमारे इस प्रशासन के कारण तो नहीं है। मेरा ख्याल, मुझे लगेगा कि कोई भी स्ट्रेस में नहीं रहता है, बल्कि लोग खुद से योजनाएं लेकर के आते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं वो काम करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे जगह दीजिए, मुझे ये करिए। मीन्स उनके अंदर कार्य करने की भावना है। उस भावना को मुझे कैसे प्रयोग करना है, उसको कैसे मुझे मटेरियलाइज करना है, वो मेरा फर्ज है। वो काम करने के लिए तैयार है, अब काम मुझे लेना है। संस्थान के लिए लेना है, सिस्टम के लिए लेना है, आयुर्वेद के लिए लेना है, देश के लिए लेना है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आनंद जी मैं कहना चाहता हूँ शैक्षणिक संस्थानों के लिए, कि शिक्षा मात्र एक क्लासरूम टीचिंग और सिर्फ डिग्री ले लेना ये नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री महोदय का भी यही संदेश है, और जो NEP 2020 है वो भी यही कहती है कि शिक्षा राष्ट्र भावना से, राष्ट्र की संस्कृति से ओतप्रोत होनी चाहिए।
ये बहुत जरूरी है। शिक्षा बिना मानवता के, शिक्षा बिना राष्ट्रीय भावना के या राष्ट्रीयता के बिल्कुल बेकार है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो छात्र है उसका समग्र रूप से विकास हो। वो सिर्फ एक यहाँ एक विषय को रट करके ना निकले, बल्कि एक चिकित्सक के रूप में निकले, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में निकले, एक शिक्षाविद के रूप में निकले, या जिस भी क्षेत्र में, या एक औद्योगिक क्षेत्र में नवाचार करने वाला हो, स्टार्टअप करने वाला हो, स्किल से जुड़े, ऐसे हमारे पास हम छात्रों को निकालें। उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास उनकी ट्रेनिंग के लिए उचित साधन भी होने चाहिए, उचित हमारे पास शिक्षक भी होने चाहिए और उचित वातावरण भी होना चाहिए। ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं कि ऐसा वातावरण बनाया जाए। अब जैसे छोटे से उदाहरण के तौर पर एक बड़ा शिक्षण संस्थान है ये, यहाँ पर छात्रों को जलपान की व्यवस्था, अगर छात्र या कोई कर्मचारी अधिकारी चाहे कि मैं अच्छी जगह बैठ के थोड़ी देर चाय वाय पी लूँ जा करके, या कोई उनके पास आ गया है या नाश्ता कर लूँ, तो एक अच्छी जगह उनके पास नहीं थी। आज उसमें कोशिश की, जगह भी हमारे पास स्पेस की कमी थी, लेकिन जितनी स्पेस उपलब्ध हो पाई, ये छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, तो एक कैंटीन हमने वहाँ डेवलप कर दी जी। तो कैंटीन में अब छात्र, हमारे कर्मचारी, अधिकारी वहाँ जाते हैं, जो भी वातावरण वहाँ है अच्छा वातावरण लगता है, और वहाँ पर अपना चाय नाश्ता करते हैं। यानी एक वातावरण छोटा सा उनको मिल गया, और इससे कितनी फैसिलिटी हमें मिल गई इसका हमें कई बार अंदाजा नहीं था। यानी स्मॉल थिंग्स दे मेक द बिगर डिफरेंसेस। यस। तो आपने सुना वर्किंग कल्चर, वर्किंग एटीट्यूड, वर्किंग एनवायरनमेंट, ये तीन चीजें हैं जो जयपुर में उपलब्ध हैं आज की तारीख में, और आगे भी कंटिन्यू रहने की पूरी संभावना है। और इन तीन चीजों की कमी के ही चलते, चूंकि हम लोग स्पष्टवादिता के लिए मैं थोड़ा कुख्यात हूँ, तो ये अगर कहीं पर बहुत बड़े भारी भारी संस्थान है आयुर्वेद में, जहाँ पर भी इन तीनों में से कोई एक चीज लैग कर रही होगी, तो उनके विकास का स्तर वो नहीं है, वो गति नहीं है, प्रगति सुगति नहीं है जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की है। यह एक इस समय निर्विवाद तथ्य और सत्य है। सर, जो अभी आपने शिक्षा के ऊपर बात की, राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत होना चाहिए, तो निश्चित रूप से मुझे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी याद आ रहे हैं जी। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के नोट में ये बात लिखी हुई है 1904 में ही। अच्छा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना अभियंता, चिकित्सक, शिक्षाविद पैदा करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि यहाँ का विद्यार्थी, शिक्षक राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा में समर्पित हो। सही। तो ये जो भावना, ये जो मैच कर रहा है ना सर, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, सराहना। सर, अब जयपुर से आगे बढ़ते हैं जी जी। और अभी आपने कहा कि आपकी इच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बात कर रहे हैं अमृत काल का भारत जी, संकल्पित विकसित भारत। तो 2047 का जो आयुर्वेद आएगा जी, और जो आयुर्वेद की स्थिति होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर, नेशनल एंड ग्लोबल स्टेचर पर, उसमें सर आप हम लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग किस दिशा में, आप सबके नेतृत्व में, अपने सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी के नेतृत्व में जी, हम सब लोग किस दिशा में कार्य करें कि ये उपलब्धि को प्राप्त कर सकें? जी धन्यवाद। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न भारत से जुड़ा है, विकसित भारत से जुड़ा है, और संकल्पित भारत से जुड़ा है, और हमारी सरकार का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि 2047 तक जब हम 100 वर्ष अपने स्वतंत्रता के मना रहे होंगे, तब हम विकसित देश के रूप में स्थापित हों। बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन असंभव नहीं है सर। संभव है और अवश्यंभावी भी है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकार का या सरकारों का, अधिकारियों का नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का योगदान और सहयोग अपेक्षित है। चाहे वो फिर आयुर्वेद का संस्थान हो या दूसरे संस्थान हो या समाज हो। जैसे आपने मदन मोहन मालवीय जी की बात करी, तो मुझे ध्यान आता है कि मैंने कहीं किसी से बात सुनी है कि मदन मोहन मालवीय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक भिखारी से भी दान मांगा है। तो ऐसी स्थिति विकसित भारत के लिए है कि प्रत्येक व्यक्ति को, वो किसी भी क्षेत्र में है, अपना किसी न किसी रूप से योगदान देना होगा, तभी ये राष्ट्र विकसित भारत बन सकता है। आम आदमी से भी बहुत बड़ी अपेक्षा है। हम तो सरकारी क्षेत्र में हैं
और हमारी तो जिम्मेवारी भी है और अपेक्षाएं भी हैं। लेकिन आम आदमी जब तक अपने आप को उस उद्देश्य से नहीं जोड़ेगा तब तक हम विकसित नहीं हो सकते हैं, चाहे वो सफाई का क्षेत्र हो, अनुशासन का क्षेत्र हो, व्यवस्था का हो, मानसिक परिवर्तन का हो। सिर्फ फिजिकल प्रोग्रेस करना ही एक विकसित विकास नहीं है। हम राष्ट्र के प्रति कितने समर्पित हैं, एक नेशनल कैरेक्टर हमारे अंदर डेवलप होना है, जो शायद अभी नहीं हो रहा है। शिक्षण संस्थानों में मैं सबसे बड़ी जो एक कमी अभी तक देखता हूँ वो ये है कि हम मीन्स एजुकेटेड पॉपुलेशन तो बढ़ा रहे हैं, हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लेकिन जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो घट रही हैं। और ये मेरा कोट नहीं है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोट है कि द लिटरेसी इंक्रीज लिटरेसी हैड डाउनग्रेडेड द ह्यूमन वैल्यूज। दिस इज द ऑफिशियल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इसके एक शिक्षण संस्थान के रूप में हमें इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना है। और आज हम समाज की कई बार दशा देखते हैं, हमारा समाज बहुत उन्नति कर रहा है, हमारे युवा बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने चाहिए और आगे भी बढ़ें, लेकिन कई बार युवा गलत रास्तों पे भी जा रहे हैं। और इसका कारण कहीं ना कहीं या इसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान और हमारा सामाजिक जो ढांचा है वो जिम्मेवार है। हम शिक्षण संस्थान के रूप में हमें एक जिम्मेवारी लेनी होगी कि हम यहाँ से, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक छात्र को समग्र रूप से विकसित करके भेजें, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत करके भेजें और उसको राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रथम ये भावना होनी चाहिए, नेशन फर्स्ट वो भावना होनी चाहिए। माई सेल्फ इज सेकेंड, मेरा अगर राष्ट्र का कहीं हित आता है तो वो पहले है। ये भावना हम कोशिश कर रहे हैं और करते हैं कि ये हमारे छात्रों के अंदर भी आए और कर्मचारियों, अधिकारियों, जो जो कार्य में लगे हुए हैं उन सबके अंदर आए। कि यहाँ मैं ये उसी से अलाइन करता हूँ, सबको ये संदेश देता हूँ कि इंस्टीट्यूट इज फर्स्ट। जब कहीं इंस्टीट्यूट का हित है तो मैं अभी यही कहता कि आपने इंस्टीट्यूट फर्स्ट की भावना से हाँ, कि जब मेरा हित और इंस्टीट्यूट का हित टकरा रहा है तो इंस्टीट्यूट का हित वो है। तो इस भावना से हम आगे बढ़ें, इस भावना को हमें बढ़ाना पड़ेगा अपने और बाकी शिक्षण संस्थानों में। मुझे लगता है, मेरा अपना विचार है, मेरे विचार से हो सकता है दूसरे लोग सहमत ना हो, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ेगा कि संस्थान पहले, राष्ट्र पहले और अपना आप, अपना परिवार, मैं, मेरा समाज, मेरा परिवार, ये उसके थोड़ा बाद आते हैं, लेकिन उनकी भी महत्ता उतनी है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका में विकसित राष्ट्र के लिए योगदान देना होगा। सर, बस इसके पहले कि मैं अपना अंतिम प्रश्न पूछूं, जी, अंतिम प्रश्न के पहले का एक प्रश्न। सर, आप शल्य से संबंधित हैं जी और शल्य विषय के विशेषज्ञ हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्थाएं जो शल्य विधा को लेकर के आ रही हैं जी, या नेशनल एग्जिट टेस्ट को लेकर के जो छात्रों में थोड़ा उनके विचारों में आ रहा है, एनसीआईएसएम की जो नेशनल टीचर एंट्रेंस टेस्ट को, एनटीईटी को लेकर के आ रहा है, या फिर प्री आयुर्वेदा कोर्स को लेकर के आ रहा है, एनसीआईएसएम इस समय एक अच्छा सराहनीय प्रयास कर रही है। सर, इन ज्वलंत मुद्दों पर, क्योंकि ये इस समय ज्वलंत मुद्दे हैं और एक नेतृत्व यानी कि कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानव विश्वविद्यालय के विचारों से लोगों के मन में एक स्थिरता आएगी जी कि ये क्यों किया गया है, ये शल्य का क्या भविष्य होने जा रहा है, या नेशनल एग्जिट टेस्ट से विद्यार्थी क्यों परेशान है, या एनटीईटी से शिक्षक क्यों परेशान है। जबकि ये सारा कार्य, सर, मैं कह सकता हूँ, समझ सकता हूँ आप लोगों के सानिध्य में रहते हुए, ये सब राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले हैं, ये सब राष्ट्र की भावना से किए जा रहे हैं। सर, इस पर थोड़ा जो असंतुष्ट लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो लोग संतुष्ट हैं वो तो संतुष्ट हैं, जी जी, उनको कैसे संतुष्ट प्रदान किया जाए? देखिए, बात सही है कि चाहे एग्जिट टेस्ट हो, चाहे एनटीईटी हो, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात हो, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो नए आए हैं, एक बदलाव है। और whenever there is a change, there is a challenge. Yes. When there is a change, there is a challenge. This is universal law. चाहे फिर वो सीजन का चेंज हो, डे एंड नाइट का चेंज हो, चैलेंज आता है। आप जब दिन और रात मिल रहे होते हैं तो उस वक्त एक ऐसी स्थिति होती है, ना अंधेरा होता है ना रोशनी होती है, ऐसी स्थिति में आप रहते हैं। वही स्थिति ऐसी बन रही है। ये किसी भी जो हमारे आयुर्वेद के छात्र हैं या आयुष के छात्र हैं, उनके लिए ये उनके फ़ायदे की बात है और सबसे बड़ी बात है उनके सिस्टम के फ़ायदे की बात है। आज व्यवस्था ये है, फॉर्म, सिलेबस या करिकुलम जारी किया है, उसी के अनुसार पढ़ाई होती है। लेकिन आप अगर विभिन्न क्षेत्रों के, जैसे साउथ से कोई बीएमएस करके आया है और एक नॉर्थ इंडिया से कोई बीएमएस करके आया है, उनको दोनों को साथ बिठा देंगे तो वो दोनों की जो एजुकेशनल
अचीवमेंट्स हैं या वे ऑफ थिंकिंग है वो इंटायरली डिफरेंट हो। दैट मीन्स दिस मीन्स देयर इज नॉट यूनिफॉर्मिटी एट द थिंकिंग लेवल, एट द इंटेलेक्चुअल लेवल, क्योंकि अलग तरीके से पढ़ाया समझाया गया है। तो एक यूनिफॉर्मिटी, एक यूनिफॉर्म लेवल पर लाने के लिए और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाने के लिए एग्जिट टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि एक यूनिफॉर्म लेवल का सबके लिए टेस्ट अप्लाई हो और उसी से आगे बात करें। NTET, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इससे लोग घबराए हुए हैं और ये होने वाला है, क्योंकि मैं NCSM का मेंबर हूँ इसलिए मैं भी जानता हूँ। ये सारे जो निर्णय लिए जाते हैं वहाँ बहुत मंथन के बाद, हो सकता है आप भी बहुत बड़ी बड़ी समितियों के मेंबर हैं, तो बहुत बड़े सोच समझ के बाद ये निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि किसी के मन में आया और रख दिया। अपेरेंटली कई बार हमें लगता है कि ऐसा, हमें भी लगता है कि कुछ निर्णय गलत लगते हैं, सरकार के कुछ निर्णय लगते हैं ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन जब अंदर जाकर के हम सोचते हैं तो उनमें बहुत बड़ा एक उद्देश्य होता है, बहुत बड़े मंथन हुआ होता है, उसके बाद वो बात बाहर आती है। तो NTET की बात मैं आपके पास बात कर रहा था। आज हमारे देखिए, हमारे आयुर्वेद में या आयुष में क्या है कि आज बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। आज जैसे मैंने कहा कि हमारा रिजल्ट आज निकला, आज वो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया और कल वो किसी कॉलेज में लग जाएगा, वो टीचर बन जाएगा। ना तो उसकी कहीं टीचिंग ट्रेनिंग हुई, उसका टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग उसको स्किल्स क्या है। टीचिंग इज नॉट ए नॉर्मल जॉब, टीचिंग इज हाईली स्किल्ड जॉब एंड टीचर्स आर बिल्डिंग द नेशनल कैरेक्टर। एंड इफ टीचर इज not aligned with that thinking and teacher is not well trained in the teaching, then the teaching cannot be uniform and it cannot be up to the mark। क्योंकि आज जो स्टूडेंट आ रहा है वो उसके पास इंफॉर्मेशन हमारे से जो टीचर्स हैं, ट्रेडिशनल टीचर हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसको डिफरेंट सोर्सेज से है। ये हम सभी जानते थे, इसे ओपन सीक्रेट। वो आज इंफॉर्मेशन हमारे से ज़्यादा जानता है। हमें एज टीचर उसको क्या करना है? आज वो बुक वाला जमाना नहीं रह गया कि उसके पास आज आप एक टॉपिक पढ़ाते हैं, शाम को वो सर्च इंजन पे जा करके कई कुछ देख लेता है, वो आपसे ज्यादा नॉलेजफुल थियोरेटिकली हो जाता है। अब टीचर का ऐसे में क्या रोल रहता है? तो टीचर को स्किल्ड होना है, टीचर को टीचिंग मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए, कितनी तरह की पेडागोगी क्या है, एंड्रागोगी क्या है, हेटोगोगी क्या है, ये सारा उसको मालूम होना चाहिए। अब आज टीचिंग सिर्फ टीचर लेक्चर देगा और वो स्टूडेंट सुनेगा और चला जाएगा, ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। इट शुड बी टू वे ट्रैफिक, it should be multi-way traffic, so that students should teach the student. There must be inclusion of the students in the teaching process. There competence based teaching होनी चाहिए कि टीचिंग में बच्चों में competence। और एक और जो बात मैं टीचिंग के विषय में मैं सभी लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ वो ये है कि हम सभी टीचर, मैं भी टीचर रहा हूँ, आप भी टीचर हैं, बहुत सारे टीचर सुन रहे होंगे कि जो क्लास में सबसे अच्छे बच्चे पढ़ने में होते हैं हम उन पे फोकस हो जाते हैं। वो ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो आएगा तो उसको गाइड भी करेंगे, उसको पैम्पर भी करना चाहिए, कोई अच्छी बात है। लेकिन हमें उस स्टूडेंट का सोचना है जो सबसे पुअर परफॉर्म कर रहा है, वहां उस स्टूडेंट को हमें एक ऑप्टिमल लेवल तक लाना है। दैट शुड बी द आइडिया ऑफ गुड टीचिंग, ताकि वो ऑप्टिमल लेवल तक हम उसको लाएं। इसका मतलब है कि हम इंक्लूसिव टीचिंग कर रहे हैं। और हर एक अदरवाइज क्या है, जो परफॉर्म नहीं करता है वो बच्चा इग्नोर होता जाता है, और वो इग्नोर हो करके क्योंकि उसकी एनर्जी उस तरफ यूटिलाइज नहीं हो रही है, वो फिर एक न्यूसेंस क्रिएटर बन जाता है संस्थान के लिए, सिस्टम के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। फिर कई तरह की उसके एडिक्शन, क्योंकि स्ट्रेस में जाता है। व्हेन ही इज नॉट परफॉर्मिंग ही गोज इनटू स्ट्रेस, ही अडॉप्ट सो मेनी अदर wrong pathways which can ruin his own future, ruin his family, and whatsoever wrong things he can do, he does those all things. So we have to avoid this situation and we have to include the students in the teaching process। और टीचर को एक अपना ऐसा स्थापित करना चाहिए वो स्टूडेंट उसको फॉलो करे कि रोल मॉडल हो। टीचर हैज टू बी द रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स दिस। और इसके लिए ये जो NTET है, क्योंकि NTET का अगर आप उसकी जिस्ट देखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट को असेस नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई एक सब्जेक्ट हमारी सर्जरी या शल्य तंत्र है तो उसमें वो सब्जेक्ट को असेस नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नॉलेज हम ये मानते हैं, NCISM ये मानता है कि उसको है, लेकिन जिस प्रोफेशन में टीचिंग में वो जा रहा है वो कुक्ड होके नहीं जा रहा है, वो हाफ कुक्ड भी नहीं है, वो रॉ है। उसको जरूरत है टीचिंग स्किल्स की, टीचिंग एटीट्यूड की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, सारी टीचिंग उसकी स्किल्स की जरूरत है ताकि वो अच्छा टीचर बनेगा। बिकॉज टीचिंग प्रोफेशन इज द मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस। ऑल प्रोफेशंस, ऑफ कोर्स सर, टीचिंग प्रोफेशन इज मदर ऑफ ऑल प्रोफेशन। और
आप सबको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान इस मामले में भी प्रथम है। यहाँ जो अभी नियुक्तियाँ हुई हैं, टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसके बाद सब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और उसके बाद पूरा उसमें ये सब टीचिंग मेथोडोलॉजी था, बाद में इंटरव्यू। तो निश्चित रूप से सर आज बात लोगों को समझ में आई होगी कि NTET की आवश्यकता क्यों है और नेशनल एथिक्स टेस्ट की आवश्यकता क्यों है। सर इन सारे आपके प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के लिए लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। और सर अंतिम प्रश्न, इन सभी जिम्मेदारियों के बीच 1992 के चिकित्सा अधिकारी से 2024 के वर्तमान तक और आगे के भी कुछ वर्षों तक जी पारिवारिक जिम्मेदारियां सर आपने कैसे निभाई, और वो एक बड़ा गूढ़ रहस्य होगा और गुरु मंत्र होगा कि बहुत सारे हम लोग प्रोफेशनल अचीवमेंट्स तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, मगर पर्सनल लेवल पर, परिवार के लेवल पर जो हमारे समाज के प्रति दायित्व है, वहाँ कहीं ना कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन जब आपका छोटा भाई के चलते, आपका स्नेह प्राप्त होने के चलते मैं जानता हूँ कि यहाँ भी आप सफल हैं। तो ये दोनों ही व्यवस्थाओं में सर आपने संतुलन कैसे बनाया? देखिए, ये मुश्किल नहीं है जी। मैं ये मानता हूँ, और मैं अपने जब भी कोई अपने यहाँ कार्यक्रम होता है तो मैं अपने सारे स्टाफ को भी ये मैसेज देता हूँ कि अपने आप को ठीक रखना और स्वस्थ रखना ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। अपने परिवार का निर्वहन करना, अच्छी तरह से पालन पोषण करना, ये मेरी राष्ट्रीय जिम्मेवारी भी है और इसको निभाना चाहिए। अपने दायित्व, जो सरकारी दायित्व हमें मिला है, इसके साथ साथ ये अगर सरकारी दायित्व को आप ठीक निभा रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, प्रसन्न रख रहे हैं और अपने परिवार को आप ठीक संभाल रहे हैं, आप नैतिक और सामाजिक और साथ साथ आप राष्ट्रीय दायित्व को निभा रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, आप कल्पना कीजिए कि अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है, जितनी उसकी क्षमता है, तो राष्ट्र अपने आप एक विकसित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा परिवार, मैं पारिवारिक जिम्मेवारी को मैं समझता हूँ कि मैं अच्छी तरह से निभा रहा हूँ, रिश्तेदारियों को भी निभा रहा हूँ और पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभा रहा हूँ। और अपने मेरे 100 वर्ष की माताजी हैं, उनके साथ मैं उनके साथ भी मैं अब शाम को जब जाते हैं तो उनके पास बैठते हैं। हालांकि उनकी स्मरण शक्ति नहीं है उम्र के कारण, लेकिन उनके साथ बैठते हैं, उनकी सेवा करना। मेरी पत्नी का सहयोग मुझे पूरा मिलता है, वो भी कार्य करती हैं इसी संस्थान में, वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, लेकिन उनका भरपूर सहयोग मुझे मिला है। अगर उनका सहयोग नहीं होता तो मैं पपरोला से, हिमाचल से यहाँ उठ के नहीं आ सकता था, क्योंकि उस वक्त मेरा बच्चा भी छोटा था, मेरी माँ डिमेंशिया में जा रही थी, तो उनके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आज वो यहाँ पर हैं और यहाँ मेरी माताजी भी हैं, पूरा सपोर्ट उनका मुझे रहता। मैं समझता हूँ मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार सपोर्ट करता हूँ और पारिवारिक मेरे जिम्मेवारियों में कोई कहीं मैं अड़चन नहीं आने देता हूँ। रिश्तेदारियों में मैं पूरा निर्वहन करता हूँ, कभी कोई कमी आने नहीं देता हूँ, ऐसी कोशिश करता हूँ। और सामाजिक जो निर्वहन है उनको भी मैं कोशिश करता हूँ। मतलब मेरा कार्य जो सरकारी कार्य है, मेरी पारिवारिक, मेरे सामाजिक कार्यों में कभी बाधा नहीं बना, और मेरे पारिवारिक और सामाजिक कार्य मेरे सरकारी कार्य में कभी बाधा नहीं बने। एक अद्भुत सामंजस्य मैं मानता हूं कि वो है, और मैं सबको ये संदेश भी देता हूं कि ये सामंजस्य बना के रखें, किसी तरह का कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। अगर आप अपना काम सही कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, उठाएगा तो वो अपने आप नीचे गिरेगा। सर ये चीज मैं इसलिए पूछा और आपकी अनुमति से वो बात उठा रहा हूँ। एक बार आप ऑनलाइन थे किसी प्रोग्राम में जी, और माता जी ने दरवाजा खोला, क्योंकि रिकॉर्डिंग है और ऑन एयर होगा जी, तो आपने ऑनलाइन आप रहे, आप अपनी बात कहते रहे, फिर मैडम आई, माता जी को लेकर आके बैठाई। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो मैंने आपसे फोन करके पूछा कि सर आज तो सौभाग्य से माता जी के भी दर्शन हो गए। तो जो शब्द सर ने कहा था मुझे मस्तिष्क में हमेशा मुझे याद रहता है। बोले आनंद जी, हम अपनी माता जी को फूल की तरह से रखते हैं। ये जो शब्द है आपको तो भूल गया होगा, क्योंकि 3 वर्ष पहले आपने कहा था, लेकिन मुझे ये हमेशा स्मरण में रहता है कि हम अपनी माता जी को फूल की तरह से उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। सर आप सौभाग्यशाली हैं, आपके ऊपर 100 वर्ष की माता जी का आशीर्वाद है और इतना आप सफल हैं। तो आज के लिए युवा साथियों आपके लिए भी संदेश है, युवा शिक्षकों आपके लिए भी संदेश है
और प्रशासन के उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों के लिए भी संदेश है, समाज की सेवा से ही राष्ट्र की सेवा होती है, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से ही राष्ट्र की सेवा होती है। यह एक नया मूल मंत्र मैंने प्रोफेसर संजीव शर्मा जी से सुना, जाना, समझा। भावना ये मैं जानता था, लेकिन इसका ये शाब्दिक रूपांतरण हो सकता है, ये पहली बार हुआ। तो सर आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आपके सुझावों का भी हमें हमेशा अपेक्षा रहती है। तो जो भी आप हमें बताना चाहें, सर को बताना चाहें, सर भी एकदम ओपन है, सबका स्वागत करते हैं। राष्ट्र के विकास में आयुर्वेद के माध्यम से हम लोग जुटे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका अभिवादन और सर आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, नमन।